सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे में पिछले मुख्यमंत्रियों पर आलीशान बंगले बनाने के आरोप के बाद सियासत अब गर्मा गई है, यानी सियासी लड़ाई अब मठ तक पहुंच गई है। मायावती ने भी गोरखपुर मठ पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने बड़े बंगले में मठ की तुलना की, साथ ही सीएम योगी को मठ के बारे में जनता को बताने को कहा, जिसके बाद सीएम योगी ने मायावती को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सबके कल्याण के लिए काम होता है। मठ में क्रांतिकारियों की यादें सजाई गई हैं, क्रांतिवीरों की यादें संजोई गई हैं। मठ सामाजिक न्याय का केंद्र है। साथ ही मायावती को मठ आने का उन्होंने न्योता भी दिया। कहा, आप आइए, सुकून जरूर मिलेगा। यूपी में महासंग्राम 2022 के चलते सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम योगी के सत्ता में आने पर अपने बंगले बनवाने वाले बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने यूपी की बीजेपी सरकार पर कामकाज, कानून व्यवस्था और पलायन को लेकर हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि शायद पश्चिमी यूपी के जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। गोरक्षनाथ मठ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहन जी, गोरक्ष पीठ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। वहां ऋषियों, संतों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। सामाजिक न्याय का ये केंद्र सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी। सीएम योगी ने अपने गाजियाबाद दौरे पर गरीबों को दिए गए मकानों का ब्यौरा देते हुए यूपी की पिछली सरकारों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यूपी में पिछली सरकारों में जनता के पैसे से मंत्रियों ने अपने लिए बंगले बनवाए। प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। दरअसल गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली है। वे कांगड़ा स्थित ज्वाला देवी के दरबार से भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे थे। यहाँ रुककर उन्होंने धुनी रमाई तो यहीं के होकर रह गए। ये धुनी आज मंदिर में जल रही है। 52 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ गोरक्षपीठ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समय समय पर अहम योगदान देता रहा है। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ 1998 में सांसद बने थे। इसी के साथ उन्होंने सबसे कम उम्र में सांसद बनने की उपलब्धि हासिल की। इससे पहले 1998 से 2017 तक 5 बार सांसद रह चुके हैं। आजादी के बाद से गोरखपुर की राजनीति की कमान सीधे मठ के पास है। 1967 में महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ को लेकर 9 बार सांसद और 5 बार विधानसभा क्षेत्र की कमान मिल चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ेंगे। आजम खान को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो वहीं स्वार सीट से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को मौका दिया गया। टिकट बंटवारे में दल बदलुओं को भी मौका मिला है। हाल ही में बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ सीट से टिकट दिया गया। वहीं विवादों के बावजूद कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को धौलाना से टिकट दे दिया गया है।
तो चलिए अब आपको कुछ बड़े नेताओं की बात समझाते हैं। तो वहीं आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव जैसे कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, करहल से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव जसवंत नगर से, आजम खान रामपुर सदर से और अब्दुल्ला आजम स्वार से चुनाव लड़ेंगे। एसपी ने अपनी अगली लिस्ट जारी कर दिया। नई लिस्ट में इन बड़े बड़े नेताओं के नामों का ऐलान किया है। धर्म सिंह सैनी नकुट से, नाहिद हसन कैराना से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं असलम अली को धौलाना से टिकट दिया गया है। संजय लाठर मांड से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। 28 जनवरी को शिवपाल यादव नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ समाजवादी पार्टी में अपने 5 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। औरैया से, दिव्यापुर से कुमार यादव, कानपुर के बिठूर से मुनिंद्रा शुक्ला, रसूलाबाद से कमलेश चंद्र दिवाकर और फिरोजाबाद से सफरुर रहमान समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार होंगे। तो उधर एसपी में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने खूंखार अपराधियों को टिकट दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने यह आरोप लगाया कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ करने का काम। समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा, जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से इन्हें नकार दिया है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है कि अखिलेश जी 3 चीजों का जवाब दें। पहला, ये विकास के मुद्दों पर जब बात होती है उसको डाइवर्ट करके इन विषयों के ऊपर कौन ले जाता है। आप जिन्ना से शुरू करते हैं और पाकिस्तान पर आ जाते हैं। इसका अर्थ यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर हमारी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ही नहीं है। तो अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कृष्णम ने कहा कि सेक्युलर नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। न्यूज 18 इंडिया के खास शो आर पार में प्रमोद कृष्णम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है। महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। पाकिस्तान वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया है।
यूपी चुनाव में जिन्ना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही महासंग्राम छिड़ा था। अब इसमें पाकिस्तान और कसाब की भी एंट्री हो गई है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को असली दुश्मन मानने से इनकार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। बीजेपी ने कहा कि कसाब अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बना देते। तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करता है और पाकिस्तान की जय बोलता है। वहीं एसपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। की चुनाव उत्तर प्रदेश का और आप पाकिस्तान में चले गए। अरे इन्हें भाजपा वाले की पिच पे खेलना बंद कर दो भाई, ये भाजपा की पिच है, इसके ऊपर खेलना बंद कर दो। इनको बस हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ करो ना, फिर हम कब मना कर रहे। अरे हम चलेंगे ना, चलो तुम भी चलो, हम भी चल रहे, घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्या दिक्कत है। हमारा है, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा है वो सारा का सारा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, बीजेपी वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का हवाला देकर कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और अब अखिलेश से जनता के सामने माफी मांगने की बात कह रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देहरादून में कांग्रेस ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया। इसे नाम दिया गया है 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। वहीं कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने यह साफ कर दिया कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट को लेकर सस्पेंस आज शाम तक साफ हो जाएगा। साथ ही साथ हरक सिंह की सीट को लेकर भी उन्होंने इशारा दिया। कांग्रेस की नई कैंपेन लॉन्च के बाद हरीश रावत के साथ न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। ने 4 धाम 4 काम कैंपेन लॉन्च किया। हमारे साथ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी है। सर, फाइनली ये से मान लीजिए कि घोषणा पत्र आ गया है। ये घोषणा पत्र की शुरुआत है। अभी तो ये 4 पुष्प हमने अपने 4 दिव्य स्थलों, देव स्थलों, गंगोत्री, यमुनोत्री, भगवान बद्रीश, भगवान केदार के श्री चरणों में और उनके पुत्रों और पुत्रियों के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। जो कांग्रेस की सरकार आएगी, इन 4 कामों को वो 4 पुष्प मान करके, देव पुष्प मान करके अर्पित करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, हरीश रावत जी चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं। आज शाम तक सस्पेंस हट जाएगा। लेकिन रामनगर का एक जो ऑडियो वायरल हो रखा है बुरी तरह से, जिसमें आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे वो कह रहा है कि नहीं यहाँ तो रणजीत रावत है, उस ऑडियो से बड़ी राजनीति इस वक्त हो रही है कि आपको सीट नहीं मिल रही, ऐसा है? देखिए, आप इसको मेरा गुण भी क्यों नहीं मान ले रहे हैं कि मैं लोगों की इजाजत ले रहा हूँ। और मैं उस भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कम से कम
चुनाव लड़ने से पहले इजाजत मांगता हुआ हरीश रावत तो दिखाया, जिसने दिखाया उनको मेरा बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सीएम जिनको पार्टी ये कह रही है कि वो चेहरा है, अगर वो सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। शरधामी जी ने कहा हम भाजपा की तरीके से अहंकारी नहीं है जो ये कहें हम 3 मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने हमको चुना है। हम तो विनम्र सेवक हैं। हमको कांग्रेस गांधी बाबा विनम्रता सिखा करके गए हैं, तो हरीश रावत ने एक विनम्र सेवक के तौर पर अपने कांग्रेस के भाइयों से कहा, भाइयों मैं आना चाहता हूं, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो, अपने साथ काम करने का अवसर दो। सवाल आ रहा है कि हरक सिंह सर हरक सिंह रावत जी के बारे में चर्चा है कि आप रामनगर और वो चौबट्टा खाल, तो सतपाल महाराज भाग रहे, सर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सर कुछ बोलेंगे इस पे? सर नारायण राम कुछ तो पर्दे में है, पर्दे में रहने दो। नारायण राम जी की बड़ी पीड़ा है आपसे। पर्दा हटेगा कब सर? आ जाओ सर, एक मिनट सर, पर्दा कब हटेगा सर? मुझे बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत तकलीफें हैं। मेरे बहुत सारे अभिन्न साथी जो है किन्हीं कारणों बस क्योंकि चुनाव की अपनी अनिवार्यताएं होती हैं, उनको अवसर नहीं मिल सका, लेकिन वो पार्टी के बहुमूल्य निधि हैं, बहुमूल्य व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उनका योगदान है। जिनको भी टिकट नहीं मिल पाया है मैं उन सब से समाचार जिन्हें लाए उन्हें कहाँ मिलेगा सर? जिन्हें लाए एक मिनट इधर आ जाइए। एक मिनट सर, हरक सिंह जी को कहाँ से सर? सतपाल महाराज कुछ नहीं बोल रहे उनके नाम पे, वो भाग रहे हैं उस सवाल से। उनके नाम से इतना घबरा गए। अच्छा एक मिनट सर, आप सुन सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत को जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी पर्दे में बहुत कुछ है और पर्दे को अभी रहने दीजिए उसे पर्दे में ही, और बहुत जल्द नामों का खुलासा होगा कि वो रामनगर से लड़ेंगे, क्या हरक सिंह रावत चौबट्टा खाल से लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज देर शाम तक मिलने की उम्मीद है। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। फिलहाल इतने आप देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।